Okay. So 11th class, if you remember, last time we were talking about the dark reactions, right? थोड़ा सा brief introduction दे देती हूँ, थोड़ा सा brief summary so that it would be easy for you to get these topics. Our chapter is photosynthesis and higher plants, right? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, राइट? सो व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस चैप्टर, वी डिस्कस्ड कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसके लिए दो प्रोसेसेस हैं या फिर दो फेजेस हैं, राइट? वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. ओके, तो लाइट रिएक्शन में क्या है? विच आर डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट, है ना? जो डायरेक्टली लाइट से गियर अप होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन हमने स्टडी की, राइट? या फिर हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टडी की. उसमें हो क्या रहा था? लाइट के फोटोन्स आ रहे थे, लाइट के फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे थे, है ना? उससे बन क्या रहा था? लाइट रिएक्शन में अभी तक हमने एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाया है, राइट? अगर आप पीछे जाकर देखोगे एनसीईआरटी के पेजेस में, तो अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाया है. इन द सेम वे, जैसे अगर हमें अपने घर में कुछ बनाना है तो हमें पहले कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल. उस आप रॉ मटेरियल को आप एलपीजी भी समझ सकते हो या फिर कोई भी जो रॉ हमारे फूड्स है, लाइक पल्सेस है, राइस है, राइट? अगर खाना बनाना है या फिर फ्लोर है, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए. तो इन द सेम केस, जैसे हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं. और वो रॉ मटेरियल है क्या? उनके लिए रॉ मटेरियल है एटीपी एंड एनएडीपीएच. ओके, तो वो रॉ मटेरियल मतलब जिसका नाम है एटीपी एंड एनएडीपीएच, उस रॉ मटेरियल को इकट्ठा जिस फॉर्म में करते हैं या जिस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है लाइट रिएक्शन. ओके, चलिए, अब रॉ मटेरियल तो इकट्ठा हो गया, अब क्या करना है? अब हमें करना है खाना बनाना है. तो खाना बनाने के लिए जो मेन प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. नाउ यू वर आस्क कि मैम इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ये डार्क में होती है इसलिए? नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये सिर्फ बाय कन्वेंशन हम इसको नेम दे देते हैं क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या है? ATP and NADPH, right? So because it is dependent on the products of light reaction, that's why it's called as dark reaction. That we have discussed earlier. हम पहले इसको सब कुछ को डिस्कस कर चुके हैं, right? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डार्क रिएक्शन. मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके एक्चुअली में फूड बनाया कैसे जा रहा है, राइट? एक्चुअली में खाना बनाया कैसे जा रहा है. आपको ये तो पता है कि ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनेगा, है ना? दैट ग्लूकोज विल इवेंचुअली बी स्टोर्ड टू फॉर्म स्टार्च. तो अब आपको ये तो पता है कि हमें बनाना क्या है? ग्लूकोज बनाना है. तो वो ग्लूकोज बनेगा कैसे, अब हमें वो समझना है, राइट? नाउ आई बिलीव आपको समरी शायद थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी इस चैप्टर की, अगर याद नहीं था. सो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, या खाना बनता कैसे है. तो इन द लास्ट क्लास में डिस्कस्ड कि जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, वी केम टू नो कि जो हमारे डार्क रिएक्शंस हैं वो दो फेजेस में हो सकते हैं या दो तरीके हो सकते हैं. दैट इज C3 एंड C4 साइकिल, राइट? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन वी आल्सो डिस्कस्ड कि C3 साइकिल हमने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज C3 साइकिल, राइट? फिर एक और साइकिल भी होती है जो होती है C4 साइकिल. वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा, वो 4 कार्बन का बनेगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज C4 साइकिल, राइट? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा तो C3 साइकिल, 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा तो C4 साइकिल. चलो, इतनी बात तो क्लियर है. अब जो हमारी बात सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क आता है वो ये आता है कि ऐसा कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल है, ऐसा कौन सा आपके पास कोई कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना देगा. अब हम थोड़ी सी अगर कोई बात सोचें तो हमें इतना समझ आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है? 1, है ना? CO2 होता है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन है.
हमें बनाना कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, क्योंकि हम C3 साइकिल पहले पढ़ेंगे। तो मतलब हमें 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना है। CO2 में ऑलरेडी 1 कार्बन है। तो इसके हिसाब से, जो कन्वेंशन के हिसाब से हमें समझ आता है, इट शुड बी लाइक कि अगर हम कोई 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ले आए दैट वुड एक्सेप्ट CO2, तो इट कैन इजीली फॉर्म 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, राइट? इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग कि 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कोई ले आओ, उसके साथ CO2 को अटैच कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन हो जाएंगे। तो हमें ये तो पता है कि कैल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में पहला जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का बनता है, सो इट वुड बी वेरी इजी। तो हमारे साइंटिस्ट बहुत टाइम तक यही ढूंढते रहे कि ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कौन सा है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है एंड देन 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देता है। बट टू देयर सरप्राइज, उनको बहुत टाइम तक ढूंढने पर भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला ही नहीं कि जो 2 कार्बन का हो और CO2 एक्सेप्ट करता हो। देन आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्चेस दे केम टू नो कि जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है वो तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, right? So the primary acceptor of carbon dioxide in C3 cycle is actually a 5 carbon molecule. एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RUPP, राइबोल्यूज बिसफॉस्फेट। अब ये तो बहुत ही एक नई बात थी कि 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, राइट? अच्छा, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है एंड इट वुड एक्सेप्ट CO2, राइट? CO2 को एक्सेप्ट करेगा, तो कितने बन गए? 6 कार्बन बन गए। एंड अभी तो मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा था, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कैसे? इट्स वेरी इजी। 6 कार्बन है ना, तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ओके, दैट्स हाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स। ओके, तो पहला जो सरप्राइज हमारे पास C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में पढ़ने के लिए आया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा जो CO2 एक्सेप्ट करके फाइनल 3 वाला प्रोडक्ट बना देता होगा। ओके, बट क्या हो रहा था? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था। तो टोटल कितने कार्बन हुए हमारे पास? 6 कार्बन, राइट? तो 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 3-3 वाले कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स बना देंगे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैल्विन साइकिल। क्योंकि कैल्विन ने डिस्कवर की थी, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द कैल्विन साइकिल एंड दैट्स अदर नेम इज C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का बनता है। ओके, तो ये जो हमारी कैल्विन साइकिल है, ये साइक्लिक मैनर में चलती है, राइट? साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब लगातार वही जो प्रोसेसेस हैं, लगातार वही जो फेजेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हमारा RUBP है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये रीजनरेट होता रहता है। हम इतने सारे कार्बन कहाँ से लाएंगे, राइट? पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहे हैं, 1 कार्बन तो बाहर से ले रहे हैं, तो 5 जो कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसको रीजनरेट करते रहते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे से कैच करता रहे। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा कैल्विन पाथवे है ये ऑपरेट कैसे करता है, ये चलता कैसे है, और जो हमारी शुगर है वो बनती कैसे है। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी बातें अपने माइंड में रखना कि जो हमारा C3 पाथवे है या जो हमारा कैल्विन साइकिल है वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में चलता है। चाहे कोई भी प्लांट हो उसमें C3 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी। अभी मैं आगे आपको जाके पढ़ाऊंगी C4 साइकिल, तो आपको पता चलेगा कि C4 साइकिल कुछ प्लांट्स में होती है बट उन प्लांट्स में C3 भी होती है। तो आप कोई भी प्लांट देख लो उसमें C3 साइकिल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। ये हमारी 3 स्टेजेस हो गई। एक बार थोड़ा सा नाम पे ध्यान दो, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में वर्ड क्या आ रहा है? कार्बोक्सी, है ना? तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर देते हैं, तो इसलिए क्या नाम आ जाता है? कार्बोक्सिलेशन। ओके, उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ, आगे चलेंगे। ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस है विच यू कैन इजीली सी इन योर NCERTs। सो दिस इज कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे हमने CO2 को ऐड किया है। ओके, उसके बाद क्या होती है हमारी प्रोसेस? होती है रिडक्शन।
जहाँ पे हम एटीपी को यूज़ करते हैं और जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं उनकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट आवर थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। अब आप कहोगे कि मैम रीजनरेशन की क्या नीड है? रीजनरेशन की नीड सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि हमने कंपाउंड कौन सा लिया था? RuBP, दैट इज राइबोल्यूस 1,5 बिस फॉस्फेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। RuBP कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आपने प्लांट से ऑलरेडी 5 कार्बन ले लिए हैं, तो 5 कार्बन वापस भी तो करोगे ताकि वो आगे जाके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके। अगर आपने ये रीजनरेट नहीं किया तो प्लांट हर बार 5-5 कार्बन लूज करता जाएगा। प्लांट के पास इतने कार्बन नहीं है, राइट? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये रीजनरेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो अब आपको यहाँ से नाम से इतना समझ आ गया होगा कि कार्बोक्सिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। मतलब RuBP CO2 को एक्सेप्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा। ओके, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। इसमें क्या होगा? RuBP की कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एक एंजाइम का नाम याद रखना है। इस एंजाइम की सिग्निफिकेंस आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा आएगी। दैट इज कॉल्ड एज RuBP कार्बोक्सिलेस, या फिर द एग्जैक्ट टर्म इज RuBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, और इसको हम क्या बोलते हैं? रुबिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुबिस्को। ओके, सो काइंडली रिमेंबर दिस नेम, दिस इज कॉल्ड एज रुबिस्को। तो RuBP की कार्बोक्सिलेशन कौन सा एंजाइम कराएगा? रुबिस्को कराएगा, राइट? RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराने वाले एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को है। तो RuBP के पास 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन, टोटल कितने हुए? 6 कार्बन। बनाना कितने मॉल कार्बन का था? 3 का बनाना था। तो हुआ क्या? 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स वाले दो प्रोडक्ट बन गए, मतलब 3-3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल्स बन गए, और वो बनता क्या है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, देखो अपने डायग्राम में देखो, RuBP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का। एटमॉस्फेयर से क्या आया? CO2 आया। ओके, हमारी प्रोसेस का क्या नाम है? कार्बोक्सिलेशन। उससे बना क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बट अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 3 फॉस्फोग्लिसरेट तो ठीक है, बट कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, राइट? 2x। क्यों? क्योंकि 3-3 कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल्स बन गए। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रिडक्शन। अब देखो एक बार ध्यान से, रिडक्शन इसमें होता क्या है? रिडक्शन में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, ये सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है जिसमें ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज कैसे बन जाता है? देखो, ATP यूज कर रहे हैं हम, NADPH यूज कर रहे हैं। उससे होता क्या है? पहले फॉस्फोग्लिसरेट से हम बना लेते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, और फिर हम आगे ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लूप होल है कि कैसे करोगे, क्या करोगे। देखो एक्चुअली होता क्या है, अब हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? अब हमारे पास टोटल कार्बन है 6, है ना? 6 कार्बन है, तो अब आपको 6 में से 5 तो वापस भेजने हैं। क्यों? 5 वापस इसलिए भेजने हैं क्योंकि आपने RuBP को वापस रीजनरेट कराना है। तो बचा कितना कार्बन? हमारे पास बचा 1 कार्बन, है ना? क्योंकि 5 तो आपने कहाँ भेज दिए? रीजनरेट कराने के लिए भेज दिए, ताकि RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सके। ओके, तो अब हमारे पास 1 कार्बन बच रहा है। चलो अभी देखते हैं कि ग्लूकोज बनेगा कैसे। बट अब आप देखो कि हमारी ATP यहाँ पे भी यूज हो रही है, ATP एंड और क्या यूज हो रहा है? NADPH, राइट? उसके बाद ATP कहाँ यूज हो रही है? रीजनरेशन की प्रोसेस में भी एक ATP यूज हो रही है, राइट? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है? ये जो रिएक्शन है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोस फॉस्फेट, ये एक्चुअली 2 टाइम्स हो रही है। 2 टाइम्स क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरेट के हैं और दो ही मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? ट्रायोस फॉस्फेट के। ट्रायोस फॉस्फेट भी क्या? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, राइट?
तो अगर दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के हैं तो ट्रायोस फॉस्फेट के भी कितने बनेंगे? दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर एक रिएक्शन में एक एटीपी और एक एनएडीपीएच यूज हो रहा है तो दो रिएक्शन में कितना यूज होगा? दो एटीपी और दो एनएडीपीएच। इसका मतलब आपको अब शायद यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारी कैल्विन साइकिल है इसमें हमारे तीन एटीपी यूज हो रहे हैं और क्या यूज हो रहा है? एक एनएडीपीएच यूज हो रहा है, राइट? आई बिलीव आपको अभी क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है। तीन कैसे हो रहे हैं? दो तो हमारे यहीं पर हो रहे हैं, ओके। दो हमारे रिडक्शन वाली प्रोसेस में हो रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो प्रोसेस है ना रिडक्शन वाली, यहाँ पे जो ये रिएक्शन है कितने टाइम्स चलती है? 2 टाइम्स चलती है क्योंकि तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। तो दो यहाँ पर और एक हमारा कहाँ यूज हो गया? रीजनरेशन के लिए। तो तीन एटीपी यूज हो गए और एनएडीपीएच कितने यूज हो गए? हमारे दो एनएडीपीएच यहाँ पर यूज हो गए, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो अब क्लियर है। अब इसके बाद हमने किया क्या? हम कह रहे हैं जी अभी तक तो हमारे पास कितना कार्बन आया? एक कार्बन आया। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। तो इसका मतलब एक बार जब पूरी की पूरी कार्बन साइकिल चल गई, एक बार जब पूरी की पूरी कार्बन साइकिल प्रोसीड हो गई तो कितने कार्बन मिले? एक कार्बन मिला, राइट। ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए? 6 कार्बन। अगर ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए तो इसका मतलब ये है हमें हमारी कार्बन साइकिल को 6 टाइम्स चलाना पड़ेगा। अगर हमारी कार्बन साइकिल 6 टाइम्स चल जाती है तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब 6 CO2 फिक्स हो जाएंगी, 6 बार CO2 ले जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। आई होप इतनी जो टर्म है आपको क्लियर है। तो अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या था? रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या था? CO2 एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल मतलब RUBP, उसके पास जो 5 कार्बन थे वो हमने सारे के सारे वापस कर दिए, ठीक है। और हमने 6 साइकिल चला ली जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया? एक ग्लूकोज मिल गया, ओके। और हमने रीजनरेशन में एक एटीपी यूज कर ली, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब हर CO2 मॉलिक्यूल जो कैल्विन साइकिल में एंटर करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लग जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कैसे? दो रिडक्शन के टाइम और एक रीजनरेशन के टाइम, राइट। और दो एनएडीपीएच यूज हो जाते हैं। दो एनएडीपीएच क्यों? क्योंकि दो रिडक्शन के टाइम पे यूज हो जाते हैं, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया है कि एक कैल्विन साइकिल में कितना कार्बन मिलता है? एक कार्बन मिलता है। तो अगर एक ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में है 6 कार्बन, तो मतलब हमें कितने टर्न्स चाहिए? 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड। 6 बार कार्बन साइकिल चलाएंगे तो हर बार एक एक कार्बन फिक्स होता जाएगा और 6 बार कंप्लीट होने पे क्या मिल जाएगा? एक ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए और कितने एनएडीपीएच चाहिए, ठीक है। देखो, 6 CO2 अगर आएंगे मतलब 6 बार अगर साइकिल चलेगी तो हमें क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा, राइट। 1 ग्लूकोज मिलेगा। एटीपी देखो वो कितने कह रहा है? 18 कह रहा है। 18 क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि एक साइकिल में कितने एटीपी होते हैं? 3 होते हैं, राइट। साइकिल आप कितने टाइम चलाओगे? 6 टाइम चलाओगे, है ना, तभी तो एक ग्लूकोज बनेगा। एक साइकिल में 3 एटीपी, साइकिल चला रहे हो 6 टाइम्स तो 6 × 3 कितने? 18 एटीपी आप यूज कर लोगे, राइट। उसके बाद एनएडीपीएच कितने यूज करने हैं? एनएडीपीएच हमारे यूज हो जाएंगे 12। 12 क्यों यूज हो जाएंगे? क्योंकि एक साइकिल में कितने यूज होते हैं? 2 यूज होते हैं। साइकिल को कितने टाइम चलाओगे? 6 टाइम चलाओगे। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज तो 6 टाइम चलने से ही आएगा ना। तो 6 × 2 मतलब कितने? 12 NADPH एक साइकिल पे यूज हो जाते हैं, राइट। तो ये आपकी जो टेबल है वो ये डिफाइन कर रही है, ओके। आफ्टर दैट आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लाइन क्या लिखी है? इट इज़ probably to meet this difference
in number of ATP and NADPH used in dark reaction that the cyclic phosphorylation take place। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ATP हमें ज़्यादा चाहिए, NADPH हमें कम चाहिए, राइट? यही बात हो रही है। ATP कितने चाहिए? 18, NADPH कितने चाहिए? 12, मतलब ATP हमें ज़्यादा चाहिए। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम स्टडी करते थे। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ, जहाँ पे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टडी करते थे। वहाँ पे हम क्या करते थे, हम कहते थे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच नहीं बनेगा। ओके, देखो ध्यान से, जो आपको अपनी स्क्रीन पर फिगर दिख रही है, फिगर 13.6। हम कहते थे कि इसमें यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है, राइट? फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रही है ना? एनएडीपीएच नहीं बन रहा, राइट? ये हमने डिस्कस कहाँ से किया था, ये हमने जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन से डिस्कस किया था। अगर आप अपनी बुक में जेड स्कीम देखोगे तो वहाँ पे हम जेड स्कीम में डिस्कस करते थे कि दो फोटो सिस्टम्स हैं अलग अलग, दो फोटो सिस्टम्स की वजह से एक एटीपी भी बन जाता है और एनएडीपीएच भी बन जाता है, राइट? हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बन जाते हैं। बट हमने जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया था तो हम ये कह रहे थे कि इसमें होता क्या है, इसमें फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो अब हमें यहाँ पे इसका फ़ायदा समझ में आ रहा है कि एटीपी हमें ज़्यादा मिल जाएगा। एटीपी ज़्यादा मिल जाएगा तो वो ज़्यादा एटीपी काम कहाँ पर आएगा, कैल्विन साइकिल में क्या बनाने में, हमारा ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो आपको यही कह रहा है कि जो एटीपी और एनएडीपीएच का डिफरेंस है उसको मीट करने के लिए क्या होती है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। तो सिर्फ एटीपी बनता है तो हमारी जो एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से दूर हो जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द C3 साइकिल। तो मतलब अब हमने क्या कर लिया, अब हमने खाना तो बना लिया, जो मेन खाना बनाना था, जो मेजर फूड बनाना था, वो तो C3 साइकिल से बन गया, राइट? ऐसे ही 6 बार साइकिल चलेगी तो एक ग्लूकोज बन जाएगा, और ऐसे ही साइकिल बार बार चलती रहेगी तो ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास कुछ और प्लांट्स हैं जिसमें एक अलग से पाथवे चलता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है C4 पाथवे। अब आप कहोगे इसका इसको C4 नाम क्यों दिया? इसको हमने C4 नेम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, वो 4 कार्बन का बनता है, इसलिए हमने उसको C4 दिया, नाम दिया है, राइट? पहले वाले को C3 क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था क्योंकि उसमें 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता था। फिर आप कहोगे कि मैम खाना तो बना ही लिया है C3 से, तो फिर C4 बनाने की ज़रूरत क्या है, या C4 साइकिल करने की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली हमारे पास जब हम देखते हैं, देखो आप कह रहे हो कि मैम CO2 फिक्स करनी है ना, CO2 बाहर से लेनी है। CO2 को लेने का तरीका क्या है? स्टोमेटा से ही होगा। स्टोमेटा जब ओपन होंगे तभी तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यही होता है ना? लेकिन आपने एक बात पढ़ी होगी, आपने एक बात स्टडी की होगी कि व्हेन स्टोमेटा ओपन फॉर गैसेस एक्सचेंज, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors through evaporation, right? evaporation के थ्रू वाटर का लॉस हो जाता है in the form of water vapors। और होता कैसे है? स्टोमेटा के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो इसका मतलब जब हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, साथ साथ वाटर का लॉस भी हो रहा है, राइट? अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो बहुत हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट? जहाँ पे उनके पास पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है। अब अगर बार बार वो CO2 को लेने के लिए अपने स्टोमेटा ओपन करते रहेंगे, पानी का लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो ऐसे प्लांट्स एक पाथवे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। C4 पाथवे में वो क्या करते हैं, वो रात के टाइम अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं ताकि CO2 को ट्रैप कर ले। CO2 को ट्रैप करने के बाद 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है?
4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाकर रख लेते हैं, देन वो बाद में उसको अपनी प्लांट बॉडी के अंदर प्रोसेस करते रहते हैं सो दैट बाद में CO2 को यूज़ करके खाना बनाया जा सके। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन याद रखना, जिन प्लांट्स में C4 पाथवे चलता है, साथ ही साथ उनमें C3 पाथवे भी चलेगा ही चलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो C3 पाथवे है वो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, वो तो सारे प्लांट्स में चलेगा। C4 प्लांट जो पाथवे है वो एक्स्ट्रा चलेगा ओनली इन C4 प्लांट्स, ओके। बट फिर आप कहोगे, फिर अब एक जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि C4 प्लांट्स ऐसे कैसे कर लेते हैं कि पहला 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना रहे, क्योंकि CO2 आएगी तो उनमें फिक्स हो जाने चाहिए। उनके पास जुबिस्को एंजाइम नहीं है क्या? और अगर उनके पास जुबिस्को एंजाइम है तो फिर कैसे वो कर लेते हैं कि पहले 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाए और फिर बाद में C3 साइकिल चलाई? तो एक्चुअली जो हमारे C4 प्लांट्स है ना, उनके पास एक बड़ा ही स्पेशल फीचर है। फीचर स्पेशल ऐसे है कि उनकी जो लीफ की एनाटॉमी है वो बहुत स्पेशल है। देखो, जब हम लीफ की एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस मतलब एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब हेयर, ठीक है? तो लीफ में क्या है, एक एपिडर्मिस है, एक ऊपर वाली एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और एक नीचे वाली एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है? तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बीच में जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स, ठीक है? MESOPHYLL। तो ये मीजोफिल सेल्स में अभी तक हमने पढ़ा था कि C3 साइकिल हो रही थी, लेकिन जो हमारे C4 सेल्स है ना, उनमें होता क्या है? देखो, लीफ के अंदर वास्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट होंगे, है ना? ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो जो C4 प्लांट्स हैं, उनके वास्कुलर बंडल्स के अराउंड बड़े बड़े से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स। C3 प्लांट्स में वास्कुलर बंडल्स के अराउंड नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में वास्कुलर बंडल्स मतलब क्या हुआ? जाइलम एंड फ्लोएम। C4 प्लांट्स में वास्कुलर बंडल्स के अराउंड बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं and those are called as bundle sheath cells। ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं ना, इनको हम जब क्या होता है, जो बंडल शीट सेल्स हैं बड़े बड़े सेल्स हैं, और ये प्रेजेंट कैसे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं लाइक आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब किसी कोई हमारा सोल्जर शहीद हो जाता है या फिर कोई बहुत बड़े जो देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं, तो जब उनकी डेथ होती है, जब उनका कॉफिन आता है, तो जब उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो एक सर्कुलर फॉर्म में फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है और वो हम उनको प्रेजेंट करते हैं, राइट? आपने कभी टीवी पर देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा कि जब किसी मार्टिर की बॉडी आती है तो एक सर्कुलर फॉर्म में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है और हम वो उनके कॉफिन पे ऑफर करते हैं। वो जो सर्कुलर फॉर्म होती है ना फ्लावर्स की, उसको हम रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेथ, WREATH। तो इसलिए ये रेथ से एक टर्म आती है, रेथ का मतलब क्रैंस भी होता है, ठीक है? जो रेथ होता है उसको हम क्रैंस भी बोल देते हैं। तो हमने C4 प्लांट्स में जब एनाटॉमी देखी तो हमें कुछ ऐसे ही लगा कि वास्कुलर बंडल्स के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में कुछ बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीट सेल। तो वो कुछ ऐसे लगा जैसे क्रैंस प्रेजेंट है या फिर वो रेथ प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी है वो क्रैंस एनाटॉमी है। क्रैंस एनाटॉमी क्यों है? क्योंकि वो रेथ की फॉर्म में प्रेजेंट है, वास्कुलर बंडल्स के अराउंड बड़े बड़े से बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है, राइट? तो C4 प्लांट्स की स्पेशलाइजेशन क्या हुई कि उनके पास क्रैंस एनाटॉमी है, मतलब बहुत सेवरल लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द वास्कुलर बंडल्स, ठीक है? और उनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है? और कोई बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारे C4 प्लांट्स हैं उनमें बंडल शीट सेल्स भी हैं और मेसोफिल सेल्स भी हैं, और जो हमारे C3 प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स हैं, उनमें बंडल शीट सेल्स नहीं है, ठीक है?
तो अब शायद कुछ ये होगा कि बंडल शीट सेल्स कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे CO2 को फिक्स करने में। तो मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि होगा क्या। अब हम पढ़ेंगे मेसोफिल सेल का फंक्शन और बंडल शीट सेल का फंक्शन CO2 को ट्रैप करने में। और अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये पूरे की पूरी साइकिल प्रोसीड कर जाती है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे मेसोफिल सेल्स करते क्या हैं। देखो, ये आपका डायग्राम है। जो हमारा C4 साइकिल है, इसको हम कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। इसका एक और नेम क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे। C3 साइकिल का एक और नाम क्या है, कैल्विन साइकिल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम वहाँ पे C3 साइकिल में डिस्कस कर रहे थे कि पहला जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का बनना है, तो उसके हिसाब से प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन वाला होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। वो कितने का हुआ, 5 कार्बन का हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। आपने पहला जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का, इसीलिए तो इसको C4 बोलते हैं। तो अगर आपने 4 कार्बन का बनाना है तो इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बाहर से लोगे, राइट, जिसको आप फिक्स करोगे। तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल खुद होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर लेगा, तो क्या बना देगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना देगा, राइट। तो जैसे वहाँ पे RUPP था, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता था, यहाँ पे जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और उसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक CO2 को फिक्स करेगा तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेगा। दैट इज कॉल्ड एज C4 साइकिल। या 4 कार्बन वाला कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे जब हम C3 साइकिल डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे RUPP को जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा तो एक एंजाइम होगा और उसका नाम क्या होगा, रूबिस्को, है ना। तो यहाँ पे भी एक एंजाइम है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेस। कार्बोक्सिलेस क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन कराएगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कराना। ठीक है, तो PEP कार्बोक्सिलेस या फिर PEP केस। तो जैसे वहां पे रूबिस्को काम कर रहा था, यहाँ पे PEP केस काम करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम करेगा। और अभी हम किसकी बात करें, मेसोफिल सेल्स की बात करें। वहां पे मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को था, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को नहीं है। C3 साइकिल में मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को था, इसलिए रूबिस्को यहाँ पे CO2 फिक्स नहीं कर सकता। PEP केस CO2 फिक्स करेगा और पहला 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेगा और कौन सा बनता है, OAA, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स में बन जाता है। ठीक है, अब हमने 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लिया है। अब हमने आगे पूरी की पूरी साइकिल डिस्कस करनी है कि इसमें क्या होता है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अभी आप C3 साइकिल समझो, C4 की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।